हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम मैकेनिक्स के 5 बड़े चैप्टर्स के जनवरी के अटेम्प्ट के जेई मेंस के 2026 के सारे सवाल करने वाले। जी हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग तैयारी चल रही है अगले अटेम्प्ट के लिए। आगे जाने से पहले हमें सीखना जरूरी है कि पूछा क्या गया था, पैटर्न क्या क्या आया था। यस, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल क्रैक किया है प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके। अब आपको सेकंड अटेम्प्ट में अपना नाम इस टैली में इंक्लूड कराना है। यस, तो आइए बच्चों, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशन। बच्चों, एक एक चैप्टर की मैं कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपको बताऊंगा। काइनेमेटिक्स में कितने सवाल आए, कहाँ से आए, किन टॉपिक से आए, क्या आपके लिए जरूरी हो सकता है। फिर हम लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, उसकी कंप्लीट ब्लूप्रिंट सीखेंगे और एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से सारे सवाल हम करने वाले। आइए लेट्स स्टार्ट मोशन इन 1D। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। मोशन अंडर ग्रेविटी से बच्चे आपको 2 सवाल देखने को मिले। 2 सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी से। एक सवाल 1D मोशन के ग्राफ का था, एक सवाल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था। इक्वेशन दी थी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना था। 3 सवाल आपको काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन से देखने को मिले। एक सवाल आपको रिवर बोट प्रॉब्लम से देखने को मिला। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1D के सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए, ये रहा। पैराशूट प्रॉब्लम में आपने काफी बार देखा होगा, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। एक पैरा ट्रूपर है जो जंप करता है एरोप्लेन से, ओपन्स पैराशूट आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ फ्री फॉल। यहां पे देखिए, आप कहानी समझिए। आप 2 सेकेंड तक फ्री फॉल आपने किया, यस, एंड स्टार्ट डी एक्सिलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे आपने पैराशूट ओपन किया, आपकी स्पीड कम होने लगी, एक्सिलरेशन होने लगा आपका -3। यस, ऊपर आपका एक्सिलरेशन का मैग्नीट्यूड था 10 ग्रेविटी के बराबर, और फिर एक्सिलरेशन हो गया -3, यानी स्पीड कम होने लग गई। और जब आप 10 मीटर हाइट पे थे ग्राउंड से, जब आप हाइट 10 मीटर पे थे बेटे ग्राउंड से, वाइल डिसेंडिंग विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। आपकी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इनिशियल हाइट? ये कंप्लीट हाइट आपसे पूछी जा रही थी। बच्चों, जल्दी से मैं एक छोटी सी चीज बता दूं। जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, आपको ये याद होना चाहिए। पहले सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है, दूसरे सेकेंड में वो 15 मीटर चलता है। क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉप किया था तो पहले 2 सेकेंड ऐसा मोशन होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इनिशियल स्पीड 0, टाइम 2, एक्सिलरेशन 10, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। आप जब इसमें हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 20। वही जो हमने निकाला, 2 सेकेंड में टोटल 20 मीटर वो चला था। V इक्वल टू U प्लस AT जब आप करते हो तो स्पीड आपकी आ जाएगी 20। यस, तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए A पॉइंट पे ड्रॉप हुआ, B पे अगर हम आए तो B पे स्पीड कितनी थी उसके पास? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है? 20 मीटर। तो A से B की कंप्लीट जर्नी आपने बता दी। अब बारी है B से C की जर्नी डिस्कस करने की। तो B से C की जर्नी हम देखिए कैसे डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड 20, फाइनल स्पीड 5, एक्सेलरेशन -3। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस ही पूछा है। आइए V स्क्वायर U स्क्वायर 2AS लगा देते हैं। V square equal to U square plus 2AS. V square is 5 का स्क्वायर बेटा 25, U square 400, A की वैल्यू -3, ये हो जाएगा -6S। इसको इधर ले आओ बेटा, ये हो जाएगा 375, यानी ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 375/6। इसको देखिए 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 जा, ये 1, 2, 5,
इसको और करो तो ये आ जाएगा बेटा 62.5। यानी ये जो लेंथ है बी सी लेंथ, ये लेंथ आपको मिल चुकी है 62.5 मीटर। ये वाली लेंथ तो ऑलरेडी दी थी 10 प्लस 20 30 प्लस 62.5, यानी द आंसर इज 92.5। यस बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। देखिए ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम 24 जनवरी को ये आया था। वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ इज शोन इन द फिगर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्टेंस। ये आपको बेटा गिवन है और इनमें से कौन सा सही है वो आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों यहां पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाय dx। यस, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे आप वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ आपको दे दिया गया, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा दोस्तों? वो स्लोप आपको बताएगा dv बाय dx। ये स्लोप dv बाय dx, dv बाय dx, dv बाय dx स्लोप आपका है, ठीक है। अब देखिए है ना, बच्चों को अच्छा समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं, है ना। मान लीजिए एंगल मान लीजिए 45 डिग्री, तो स्लोप बेटा क्या हो गया आपका 1045। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है तो माइनस 1045 यानी -1। तो ये जो टर्म है ये हो गई आपकी -1, तो एक्सेलरेशन आपको मिल चुका है -v। समझ गए? तो सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन हो गया -v। अब और समझाने के लिए अच्छे से मैं वेलोसिटी के भी नंबर ले लेता हूँ। वेलोसिटी बेटा आप ऐसे मान लो कि आप यहाँ पे जब थे 10 थी वेलोसिटी, फिर यहाँ पे 5 हो गई वेलोसिटी, फिर यहाँ पे 0 हो गई वेलोसिटी। रखिए एक्सेलरेशन देखिए क्या हो गया -10, फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया -5, फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। यानी एक्सेलरेशन -10 से 0 जाएगा। समझ गए? बस अब आपको ऑप्शन सेटिस्फाई करना था, दैट्स इट, हो गया सवाल। और देखो यहाँ पे ये भी समझ सकते थे कि वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही है। यस, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे v के बराबर आ गया, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी लीनियर होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज हो गई। अब देखिए सारे ग्राफ लीनियर है, ये कांस्टेंट वाला आपने रिजेक्ट कर देना। एक्सेलरेशन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ये भी रिजेक्ट कर देना। अब ये देखिए इन दोनों में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन -10 से 0 गया था, -10 ये मान लो, तो ये -10 से 0 गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। यस, ये मैंने आपको बेटा वैल्यू लेके एक अप्रोच सिखाइए, ध्यान रखिएगा, आपके एनालिसिस करने में आपको हेल्प करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। वाटर ड्रॉप, एक टैप से कंटिन्यूसली वाटर फॉल हो रहा है। ये सवाल आपने बहुत बार देखा होगा, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। आइए इसे सॉल्व करते हैं। वाटर ड्रॉप हो रहे हैं फ्रॉम अ टैप, एक टैप बना देता हूं बेटा, आ जाओ। यहां से कंटिन्यूस वाटर ड्रॉप हो रहे हैं 5 मीटर बिलो, यस, एट रेगुलर इंटरवल्स। हाँ, तो आपसे जो ग्राउंड है, फ्लोर है, वो आपको दिया है 5 मीटर में। ये आपका सवाल है, रेगुलर इंटरवल पे से ड्रॉप, बूंद गिरती जा रही, ड्रॉप होती जा रही। जब फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक कर रही है फ्लोर पे, जब फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक कर रही है फ्लोर पे, तो 6th ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल। समझ गए बेटा? तो अब देखिए आप बना लीजिए, ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पे 6 ड्रॉप्स होंगी। छठी ड्रॉप जस्ट टैप पे थी, फर्स्ट ड्रॉप जस्ट फ्लोर पे थी। The height at which fourth drop will be from ground at an instant when first drop is in the ground। बच्चे आपसे फोर्थ की हाइट पूछी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जिस इंस्टेंट पे फर्स्ट ड्रॉप जमीन पे टकरा रही है, यानी वही इंस्टेंट का डायग्राम बनाया, इस वक्त फोर्थ की हाइट कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा था। देखिए इसको करेंगे कैसे, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ड्रॉप के लिए बात करते हैं, तो आपने ड्रॉप किया है बेटा, ड्रॉप किया है 5 मीटर, वो गिर गया है ना। ड्रॉप के केस में बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। ये टाइम का फॉर्मूला होता है ड्रॉप के केस में।
तो आप रखिए यहाँ पे 2 इंटू हाइट अपॉन 10, ये देखिए 1 हो गया, यानी टाइम हो गया 1। यानी टैप से लेके जमीन तक जाने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, पहली ड्रॉप को 1 सेकेंड का टाइम, ये 1 सेकेंड का टाइम। अब आप देखिए आपको क्या किया गया, इक्वल इंटरवल में तोड़ा गया। कितने इंटरवल हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 2 ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल 1 सेगमेंट मानिए, तो ये कितने सेगमेंट हो गए, यहाँ पे 5 सेगमेंट हो गए। यानी टाइम बिटवीन, यहां पे लिख देते हैं टाइम बिटवीन ड्रॉप्स, वो कितना हो जाएगा, ये पूरे टाइम को 1 सेकेंड को आप 1 2 3 4 5 भाग में डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। यानी हर इंटरवल का, ये हर इंटरवल का टाइम बेटा कितना है, 0.2 सेकेंड्स। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, टोटल टाइम को इंटरवल से डिवाइड कर देता है। अब आप सोचो फोर्थ वाली ड्रॉप कितने सेकेंड गिरी, फोर्थ वाली ड्रॉप गिरी, देखो 1 इंटरवल 2 इंटरवल 0.2 तो फोर्थ ड्रॉप गिर चुकी है। फोर्थ ड्रॉप के लिए बात करें, u0 था, एक्सेलरेशन 10 था, और टाइम उसने जो मोशन का टाइम कवर किया वो था 0.4 सेकेंड्स। देखो ना बेटा, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, तो 0.2 प्लस 0.2, इस टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो s इक्वल टू बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u0 है तो हाफ ए टी का स्क्वायर, बेटा क्या आ गया, देखिए हाफ 10 4 इंटू 4 अपॉन 100, ये 1 0 गया, ये 2 जा 8 अपॉन 10 0.8। यानी 4 वाली जो ड्रॉप है ऊपर से कितना गिर चुकी है, 0.8 ऊपर से गिर चुकी थी। टोटल हाइट थी 5, ये h पूछा था, तो आप देखिए 5 माइनस 0.8 4.2 इज h, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर 1। समझ गए बेटा, तो ये था पहला, आपने देखा। अब अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये देखिए कितने सारे स्टेटमेंट दी थी, और आपको गिवन क्या है यहाँ पे, x मोशन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको दिया हुआ है, x का टाइम के साथ फंक्शन दिया हुआ है। जब भी यहाँ पे टाइम का फंक्शन आता है ना, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना होगा। आगे सवाल पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन मेरे को ये तो पता पड़ गया है कि टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। अब particle starts moving from time 0 and its coordinates are given as this. A particle returns to its original position. Particle is 1 meter away from origin at its turning point. Acceleration, particle turning point, particle never turns back. Acceleration की भी बात हो रही है, velocity की भी बात हो रही है, टर्निंग की बात हो रही है, किस वक्त पे टर्न होगा, कहाँ बात हो रही है, ये सब बातें आओ अभी करते हैं। इसको देख लीजिए, x इक्वल टू क्या दिया है, 4t क्यूब माइनस 3t। यस, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो सबसे पहले, 12t स्क्वायर माइनस 3, फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो 24t। यस, तो देखो एक्सीलरेशन के बारे में एक ऑप्शन मैंने पढ़ा था, सबसे पहले उसकी बात कर लेता हूँ। टाइम हमेशा पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव है ना, और शुरुआत में एक्सीलरेशन 0 था और फिर टाइम पॉजिटिव रहेगा तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। यानी ये जो स्टेटमेंट था आपका कि एक्सीलरेशन इज नॉन नेगेटिव, ये स्टेटमेंट सही हो गया। समझ गए, तो सी आपका सही हो गया। देखिए सी कहाँ पे, सी देखो सब में ही है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना ऐसे टाइप के सवालों में मैं सब बच्चों को एक चीज सिखाता हूँ, वेलोसिटी को स्टडी करिए। यहाँ पे देखिए 12 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1/4। वेलोसिटी को स्टडी करिए, इसको और आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो इसे आप लिख सकते हैं टी माइनस हाफ टी प्लस हाफ। आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये जो है ये 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब इसको स्टडी करिए और सबसे अच्छा तरीका इसको स्टडी करने का वेवी कर्व मेथड से। वेवी कर्व मेथड याद है बेटा आपको? देखिए इसका एक रूट में ले लेता हूं हाफ, सिर्फ पॉजिटिव रूट मेरे को देखना है, नेगेटिव रूट नहीं देखना है। तो हाफ से ज्यादा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और हाफ से कम होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यहाँ पे वेलोसिटी के साइन से मोशन को आप स्टडी कर रहे होते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव तो आगे जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव तो पीछे आ रहा है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होता है। तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मोशन को स्टडी करिए वेलोसिटी के डायरेक्शन से, वेलोसिटी के पॉजिटिव नेगेटिव साइन से। अब देखिए टाइम 0 से टाइम हाफ सेकेंड पे वेलोसिटी नेगेटिव थी, टाइम हाफ सेकेंड के बाद यस टाइम ग्रेटर देन हाफ सेकेंड पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और टाइम इक्वल टू हाफ सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब देखिए कैसा मोशन है, पहले वो स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, पहले वो पीछे गया हाफ सेकेंड तक और फिर वो वापस आया। तो अब देखिए टर्निंग कहां पे हुई है, टर्निंग यहां पे हुई। दिस इज द लोकेशन ऑफ टर्निंग। जी हाँ बच्चों, दिस इज द लोकेशन ऑफ टर्निंग। समझ गए? बस हो गया, सब खत्म। अब देखिए जो जो पूछ रहा है वो बता देते हैं। पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का टाइम कितना था? हाफ। हाफ रख दीजिए। एक्स कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 4, 1/2 का क्यूब -3 इंटू हाफ, ये हो गया 4/8 -3/2, 1/2 -2/2 -1। -1 मतलब पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट 1। देखिए आप स्टेटमेंट क्या है, पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। पार्टिकल इज 0.5 मीटर गलत। तो देखिए बी सी कहाँ पे है, बी और सी फर्स्ट ऑप्शन में थे, तो डायरेक्ट सवाल खत्म हो चुका है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे का कुछ सोचना ही नहीं था आपको। यस आप टाइम बचा सकते थे यहाँ पे अपना, सिर्फ 2 ऑप्शन आपने चेक किए और आपने सही जवाब चुन लिया। आइए बच्चों अब देखिए आगे भी बता देता हूँ। पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक, ये तो गलत है, टर्निंग हो रही है, तो ई गलत हो चुका है। पार्टिकल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन एट दिस टाइम, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन पे मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 कर दीजिए, तो 4t क्यूब -3t इक्वल टू 0, 4t क्यूब इक्वल टू 3t, t स्क्वायर इक्वल टू 3/4, यानी जो t है वो आ जाएगा √3/2 सेकेंड्स। अब √3/2 की जब आप वैल्यू रखोगे ना, क्योंकि मेरे को आंसर तो मिल ही गया, तो ये आपका सही जवाब होगा। आप सॉल्व करना, √3/2 की वैल्यू आ जाएगी 0.866। गॉट इट बेटा? तो इस तरीके से फर्स्ट आंसर आता हुआ। नेक्स्ट अगले सवाल पे चल रहे हैं हम। 2D मोशन स्टार्ट करेंगे। 3 सवाल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे पूछे गए थे, 1 सवाल रिवर बोट पे पूछा गया था। देखिए रिवर बोट का ये सवाल है। मिनिमम टाइम कंडीशन पे आपसे बात हो रही है। मिनिमम टाइम कंडीशन जल्दी से मैं आपको बता देता हूं क्या है। मिनिमम टाइम कंडीशन में बेटा रिवर यहां से आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैन की रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसे मैं कह रहा हूं VMR। VMR मतलब मैन की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, या फिर मैन की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, ठीक है, ये VMR होगी। मिनिमम टाइम के केस में जो मैन की वेलोसिटी है वो आपको ऐसे भेजनी है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यही है आपकी मिनिमम टाइम की कंडीशन, मिनिमम टाइम कंडीशन, ठीक है। और VMR किसे कह रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर या बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, समझ गए बेटा? यस। अब देखिए होता क्या है, आप जब ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैसे बताएंगे? ये डिस्टेंस मान लेते हैं, तो y का डिस्टेंस देख लो, y की स्पीड देख लो, बस खत्म। टाइम कैसे होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, y डायरेक्शन, y का डिस्टेंस d,
y की स्पीड vmr, तो ये टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन vmr। ये आ गया बेटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग, दैट्स इट बस। अब आपसे पूछता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कैसे बताओगे? ड्रिफ्ट मतलब रिवर कितना बहा के लेके गई, कितना रिवर ने डिस्प्लेस कर दिया अपने डायरेक्शन में। तो x का डिस्टेंस यानी x की स्पीड इनटू टाइम। x की स्पीड कितनी है? रिवर की स्पीड, ये रिवर की स्पीड इसको ऐड हो जाएगी बेटा, धक्का देगी उसको, तो रिवर की स्पीड इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग रख के ड्रिफ्ट आ जाएगा। आइए अब सवाल पढ़ते हैं। अ रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कर देते हैं, है ना, 5/10 से मल्टीप्लाई करके। अ बोट इज मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 बेटा हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, डबल हो गई। इन स्टिल वाटर, ये मैन की रिवर की रिस्पेक्ट में स्पीड थी। इज मेड टू राउंड ट्रिप, ओहो राउंड ट्रिप मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे गए, फिर दूसरे किनारे से वापस पहले किनारे पे आए, बैंक टू बैंक ऑफ द रिवर। मिनिमम टाइम टेकन फॉर द बोट फॉर दिस जर्नी एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर बैंक इज। बच्चों अभी हमने सीखा मिनिमम टाइम के लिए ऐसे आप भेजोगे 10 मीटर पर सेकेंड से भेजोगे, यस, दूरी है 200 मीटर, तो y की स्पीड अपॉन y का डिस्टेंस, टाइम क्या होगा? y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड, तो 200/10, 200/10 20 सेकेंड्स, यानी 20 सेकेंड्स में आप एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाएंगे। अब जब आप वापस आ रहे थे तो भी मिनिमम टाइम कंडीशन पे आप आ रहे थे, यानी वापस आते टाइम भी मिनिमम टाइम कंडीशन, यानी एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द बैंक आपको चलना था। इसी तरीके से तो सेम फॉर्मूला, टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड जाने के 20 सेकेंड आने के टोटल टाइम 40 सेकेंड, टोटल टाइम आ गया बेटा आपका 40 सेकेंड्स। अब आपकी x डायरेक्शन में स्पीड क्या थी? देखिए x में रिवर ने कितनी स्पीड दी आपको 5 मीटर पर सेकेंड, तो x की स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूरी तक चले, कितनी देर तक चले? पहले 20 सेकेंड फिर 20 सेकेंड, तो टोटल 40 सेकेंड चले, तो टोटल जो ड्रिफ्ट आ गई आपकी पूरे मोशन में स्पीड इनटू टाइम वो आ गई बच्चे 200 मीटर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। जी हाँ बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। The speed of projectile is 20 meter per second when its direction of motion is 45 degree। बच्चे यहां से एंगल कम होता जाएगा, जब आपने फायरिंग कर दी थी तो फायरिंग के टाइम देखिए आप एंगल ऐसे कम होते जाएंगे और फिर फाइनली एंगल ये 0 डिग्री हो चुका होगा। अब ये आपका फाइनल हो चुका है, ये 45 डिग्री है, यस, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा जहां पे 45 है। अब आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लीजिए, यस, 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, आपसे ये स्पीड पूछी थी, ये स्पीड गिवन थी, एंगल्स गिवन थे। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड क्लास का एग्जाम्पल है। आपको एक चीज सिखाई जाती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज कांस्टेंट, एक्स डायरेक्शन की स्पीड इज कांस्टेंट, एक्स डायरेक्शन की स्पीड हर वक्त पूरे रास्ते में सेम होती है, यानी x का कंपोनेंट दोनों का सेम होगा। इसका कंपोनेंट u cos 60 इक्वल टू 20 cos 45, दैट्स इट बच्चों, खत्म सवाल। देखिए क्या आ गया आंसर, देखिए ये √2 से ये 20 √2 इज द आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर 1 है सही जवाब। समझ गए बच्चों? आ जाओ आगे चलते हैं, अगला सवाल। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ। अब ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी
के फ्रॉम पॉइंट ए एट एन एंगल 60 डिग्री। मान लेते स्पीड u थी, तो a पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी हाफ mu स्क्वायर। 60 डिग्री पे फायरिंग की थी बच्चों विद द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ डिफरेंस, देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे, ध्यान देने यहां पे, रेशियो ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी B और काइनेटिक एनर्जी C का जो डिफरेंस है टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट A, ये आपसे पूछा जा रहा था, ये चीज आपसे पूछी जा रही थी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो सिमेट्री आपको ध्यान होनी चाहिए, A पे जो स्पीड है वही C पे होगी, A पे जो एनर्जी है वही C पे होगी, यानी C की भी काइनेटिक एनर्जी यही होगी। समझ गए? अब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, C की ज्यादा होगी कि B की ज्यादा? B तो ऊपर है ना, तो B की स्पीड कम होगी, C की ज्यादा होगी। तो जब आप माइनस करने जाओगे तो आप ऐसा लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी C माइनस काइनेटिक एनर्जी B, पॉजिटिव लाने के लिए। फिर आप देखिए अलग अलग कर दीजिए, ये देखिए अब C और A की तो सेम है, तो ये हो गया 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ B अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ A। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया, शाबाश। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ B की बात करते हैं। सुनना मेरी बात, अभी हमने सीखा था x की स्पीड पूरे रास्ते में सेम है, कांस्टेंट है, यानी यहां पे x की स्पीड हो जाएगी x कंपोनेंट u cos 60। तो हाईएस्ट पॉइंट पे y में तो स्पीड 0 हो जाती है, सिर्फ x में स्पीड बचती है, तो x की स्पीड को आप लेके हाफ m u cos 60 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 1/2 का स्क्वायर यानी हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/4। अब आप जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1/4 हाफ m v स्क्वायर अपॉन हाफ m v स्क्वायर। देखिए ये टर्म कट जाएगी, बचेगा 1 माइनस 1/4, यानी ये रेशियो आ गया 3/4, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफी स्कोरिंग सवाल हो जाते हैं, है ना। अ बॉय थ्रोज बॉल इनटू द एयर एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू लैंड इट ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग of height h. If the ball attains maximum height at 2 seconds, lands on the building at 3 seconds, what is the value of h? बच्चों देखो, आपको यहाँ पे समझना था कि आपका सेटअप कैसा है। ये बिल्डिंग की हाइट है और यहाँ पे आप टकरा रहे, लेकिन आपने जब टकराया उससे पहले मैक्सिमम हाइट आप कवर कर चुके थे। 2 सेकेंड पे आपकी मैक्सिमम हाइट आई, यहाँ पे आप 3 सेकेंड पे पहुंचे। मैं आपको ये चुटकियों में करना सिखाता हूँ, देखिए सुनिए आप मेरी बात। ड्रॉप जब हम करते हैं तो पहले सेकेंड में 5 चलते हैं, दूसरे सेकेंड में 15 चलते हैं, ये सबको आता है ना। अभी हमने देखा था वनडे में भी। तो 2 सेकेंड में कितना चलोगे, 20 मीटर आप 2 सेकेंड में चलो। अब देखो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में आप A B C, B से C वाला मोशन देखो, B से C में Y डायरेक्शन में तो इनिशियल स्पीड 0 थी, तो Y डायरेक्शन में तो यही लागू होगा। यस, यानी B से C अगर 2 सेकेंड है तो पहले सेकेंड में 5 चलेगा, अगले सेकेंड में 15 चलेगा, टोटल हो गया इसका 20 मीटर। यानी आपकी जो मैक्सिमम हाइट है, 2 सेकेंड दिया था तो 5 15, मैक्सिमम हाइट हो गई 20 मीटर। ठीक है, समझ गए। अब मैक्सिमम नहीं पूछी थी, एच पूछा था, अभी बता देते हैं। तो 2 से 3 1 सेकेंड गिरे, 1 सेकेंड में कितना गिरते हो, 5 मीटर। ठीक है, टोटल कितना गिरना था आपको, 20 मीटर, लेकिन आप कितना गिर पाए, 5 मीटर। तो हाइट कितनी हो गई, 1 सेकेंड और गिरना था ना, हाइट कितनी हो गई बताओ, 20 में से 5 गए 15, खत्म। दैट्स इट। ओरली ये सवाल कर सकते थे अगर आपको ये 5-15 का कंसेप्ट याद होता तो। इस कंसेप्ट पे हमने 2-3 सवाल अभी किए। यस, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसकी डिटेल ब्लूप्रिंट बेटा हम पढ़ेंगे। किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे आइए देखते हैं।
एनएलएम से 9 सवाल आपको देखने को मिले थे, 2 सवाल जिसमें से एक्सेलरेटेड बॉडीज के थे। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला लगाइए, एक्सेलरेशन निकालिए, फिर उसमें काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं, एफबीडी बना के नेट फोर्स निकालने के सवाल थे। ये आपका 2 सवाल सेकेंड लॉ पे थे, 2 सवाल फ्रिक्शन पे थे, 1 सवाल सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पे थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 1 सवाल था, सूडो फोर्स पे 1 सवाल था, स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट पे 1 सवाल था। और देखिए 1 सवाल कैसा था, जब आपको वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स दिया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा था। बेटा ये जो सवाल था ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल था, जो हम फ्लूइड में करते हैं ना टर्मिनल वेलोसिटी, एग्जैक्ट वही सवाल था, बट कहीं भी शब्द टर्मिनल नहीं यूज किया था। आपको जनरल फॉर्मेट एनएलएम का सवाल बना के दिया था, तो हम हर सवाल को डिटेल में अब कवर करेंगे। देखिए पहला सवाल, 4 किलोग्राम का मास है, फोर्स का टाइम के साथ फंक्शन दिया है और आपसे कहा गया है टाइम 0 पे आप ओरिजिन पे थे, यस, और स्टार्ट हो रहे थे, यानी स्पीड 0 थी। वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर टाइम 2 सेकेंड बताइए। देखिए यहाँ पे फिर से टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन देखते से पहले ही हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि या तो डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते बच्चे, आ जाओ। तो टाइम 0, x0, v0। सबसे पहले f इक्वल टू ma करिए बेटा, एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सिलरेशन आपका आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। यस, तो एक्सिलरेशन देखो बेटा क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दो, फोर्स को 4 से डिवाइड करो तो ये आ गया टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप। समझ गए दोस्तों? यस, अब हमें क्या करना है बताइए। तो एक्सिलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन का इंटीग्रेशन देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन देगा डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ बच्चों, समझ गए? तो एक्सिलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट करिए, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए फिर से इंटीग्रेट कीजिए, यानी इसको 2 बार इंटीग्रेट करिए। आइए इसे करते हैं। सबसे पहले देखिए वेलोसिटी निकाल, टी क्यूब का इंटीग्रेशन फटाफट ओरली, टी की पावर 4/4, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, ये आपकी वेलोसिटी आ गई बच्चों, खत्म, दैट्स इट। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देखिए टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5, लेकिन एक 4 पहले से था नीचे, आई कैप माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, लेकिन देखिए आप 3 मल्टीप्लीकेशन में था और 4 2 जा 8 भी नीचे ऑलरेडी था, इनटू जे कैप। ये 2 बार इंटीग्रेट करके आपने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन निकाल लिया। आइडियली मेरे को लिमिट्स लगानी चाहिए, लेकिन क्योंकि टाइम 0 पे x0 v0 दिया था तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यही फंक्शन आपका मिल जाएंगे। आइए अब वैल्यू रखते हैं, किस टाइम पे चाहिए आपको, 2 सेकेंड पे, 2 रख दीजिए, 2 की पावर 4, 4 इंटू 4 16/4, 4 आई कैप माइनस 2 सेकेंड पे 4 4 गया 3/2 जे कैप। देखिए किस में आ रहा है, 4 - 3/2, 2 ऑप्शन में, ठीक है, 2 ऑप्शन, 50-50 लाइफ लेना है। यहां पे रख दीजिए आप डिस्प्लेसमेंट, देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32, 32/4 8, 8/5 आई कैप माइनस 2 की पावर 3 8 8 गया 3 3 गया 1 जे कैप। ये किस में आ रहा है, आप देखिए ये रहा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब हो गए गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, ये देखिए सवाल क्या है, सर्कुलर मोशन का सवाल, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। हम पढ़ते हैं डेथ वेल, पढ़ते हैं मौत का कुआं, हम पढ़ते हैं रोटर पढ़ते हैं, उसमें हम ये केसेस देख रहे होते हैं। डायग्राम आपको गिवन था, डायग्राम से ही आपने एफबीडी बना लेना है,
m मास है, mg नीचे, जो दीवार का नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरफ, और जो फ्रिक्शन होगा वो अलोंग द वॉल ऊपर की तरफ होगा। ये आपका सिंपल एफबीडी हो गया, है ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़े बिना ही जो बेसिक वर्किंग है वो तो हम कर सकते हैं। यहां पे सेंटर की तरफ ए सेंट्रीपिटल और ऊपर नीचे बैलेंस, यानी मुझे फ्रिक्शन और mg को बैलेंस करना था, क्योंकि ऊपर नीचे फिसलना नहीं चाहिए, और जो नॉर्मल है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर था। तो नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, या m इंटू ए सेंट्रीपिटल, या m r ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अ लार्ज ड्रम हैविंग रेडियस r spinning around its axis with angular velocity omega as shown in the figure. The minimum value of omega so that body of mass m remains stuck वहीं पे रहे, slip ना हो, to the inner wall taking coefficient of friction yes। तो आपसे क्या पूछा है, मिनिमम ओमेगा, ओमेगा की बात कर रहा है। तो जो आर ए सेंट्रीपिटल है ना, उसको आप लिखिएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसको यहां रख दो। मिनिमम मैक्सिमम जब भी कहे क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल लिख देना चाहिए। नॉर्मल को लिख दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम जी, एम से एम कटा, ओमेगा आ गया देखिए जी अपॉन म्यू आर, ओमेगा स्क्वायर था ना तो रूट ले लिया, यानी जी बाय म्यू आर। ऑप्शन 4 से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। समझ गए, इजी था। ये आया था देखिए 21 जनवरी को शिफ्ट 2 में। अब देखिए 23 जनवरी को शिफ्ट 2 में ये सवाल देखने को मिला था। ये सवाल आई थिंक बोनस भी हो गया था, क्योंकि इसका सही ऑप्शन जो था वो था ही नहीं, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं था, ब्लंडर हो गया था एनटी की तरफ से। तो इसको क्वेश्चन को ड्रॉप यानी बोनस कर दिया था। आइए देखिए, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप थीटा। एक ब्लॉक है स्लोप थीटा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मान लेते हैं। एट एन इंस्टेंट t0 द ब्लॉक इज गिवन अपवर्ड मोमेंटम सो दैट इट्स की वेलोसिटी हो जाए u। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। स्टॉप हो गया, आपसे बेटा ये स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा था। यस, फ्रिक्शन के वाले में कोई जानकारी नहीं दी है, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा बताओ, एक्सीलरेशन क्या होगा, एफबीडी बनाओगे, इस तरफ होता है mg sin थीटा। नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस से ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन होता है mg sin थीटा। मास से डिवाइड करो, देखो मास कट जाएगा, एक्सीलरेशन होता है बेटा g sin थीटा। बस दैट्स इट, सिंपल। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो जल्दी से। तो देखिए 0 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन को यहाँ पे आपको माइनस लिखना चाहिए। क्यों माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड ऊपर है एक्सीलरेशन पीछे, तो स्पीड कम कर रहे हैं, इसीलिए माइनस साइन। इधर उधर ले जाइए, देखिए तो आपका u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको याद भी होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दीजिए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको मिल रहा है u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। बस इतना सा सवाल था ये, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है बेटा, चले आगे, शाबाश। अगला सवाल, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दिया है 15, यानी के आपको दिया है 15। ये आपकी स्प्रिंग थी। इस सॉरी बेटा, इस स्प्रिंग को आपने कट कर दिया 1:3 रेशो में। तो एक छोटी स्प्रिंग हो गई, एक थोड़ी सी बड़ी स्प्रिंग हो गई। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर पीस बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 1:3 रेशो में डिवाइड कैसे करेंगे।
ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए 3x है। ऐसे आप रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ये लेंथ l है सपोज, तो l क्या हो गया, x प्लस 3x, 4x इक्वल टू l, x हो गया l बाय 4, तो इसकी लेंथ हो गई बेसिकली l बाय 4, इसकी लेंथ हो गई 3l बाय 4। अगर आपको रेशियो की ट्रिक आती है ना, तो रेशियो की ट्रिक्स होती है, रेशियो की ट्रिक आपको आती है अगर, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि अच्छा पहले लेंथ l है, 1:3 में तोड़ना है, तो पहले लेंथ को टोटल से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 इंटू एल बाई 4 और दूसरा 3 इंटू एल बाई 4। ऐसे सबसे पहले तो आपने लेंथ निकाल लेना, ठीक है, ये लेंथ आप निकाल लेना है ना, सब्जेक्टिव तरीका भी बता। अब हुक्स लॉ से हमें पता होता है कि के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जी हाँ बेटा, ये जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, के इंटू लेंथ कांस्टेंट आप कह सकते हो, ठीक है, ऐसे आप कह सकते थे, बस हो गया। तो देखिए लेंथ यहाँ पे 1/4 हो गई, तो अगर ये के है तो यहाँ पे लेंथ के इनवर्स, लेंथ 1/4 तो के 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k। समझ गए? देखिए यहाँ पे लेंथ 3/4 टाइम्स हो गई, तो ये अपॉन में 3/4, यानी ये हो जाएगा 4k/3। बस खत्म, है ना। तो k कितना था 15, तो 15 इंटू 4 60, यहाँ पे k 15, 60/3 20, तो इस टुकड़े का k है 60, इस टुकड़े का k है 20, बस खत्म। क्या पूछा आपसे, स्मॉलर पीस 60, ऑप्शन 1। शाबाश। अगला सवाल देखिए, ये सवाल में बच्चों को डिफिकल्टी आई थी, ये सवाल में फंडामेंटली आपको क्लियर रहना था, तो आपका ये सवाल आपको डिफिकल्टी नहीं देगा। आइए बच्चों, मास क्या है, 4 6 8, सारे फ्रिक्शन 0.5 है। तो देखो पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रहा हूं, 4 6 8 सारे म्यू 0.5 है। हर सरफेस पे फ्रिक्शन दिया था, तो अगर मैं ए बी सी नाम दिया एक था बेटा किसी को, हाँ ऊपर वाले को ए दिया, ठीक है, तो ए बी सी। ग्राउंड का फ्रिक्शन जब आप लिखोगे तो म्यू इंटू नॉर्मल ग्राउंड का होगा, ये समझना जरूरी था। ए बी का फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल ए बी, बीसी का फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल बी सी। तो हर सरफेस का पहले तो फ्रिक्शन निकालना था, उससे पहले आपको हर सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा। आओ देखो, पहले ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन, तो देखो टोटल मास कितना है, 4 और 6 10 और 8 18, तो ग्राउंड जो है 18 kg को बैलेंस करके रखा हुआ है, तो 18g 180 180, तो यहाँ पे देखिए 0.5 इंटू 180, ये आपको मिल गया 90, तो ग्राउंड का फ्रिक्शन आ गया 90। ए बी का फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन बताओ। तो देखो ये हम ना सीखते हैं एनएलएम में, शॉर्ट ट्रिक होती है, जिस भी सरफेस का आपसे पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो उस सरफेस से ऊपर वाला वजन देख लो, है ना। इस सरफेस के ऊपर कितना है 4 किलो, तो उसका वजन mg 40, वो उसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया 0.45 इंटू 40, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 20। अब बोल रहा है बीसी, ये सरफेस बना लीजिए, है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, आ जाओ, ये सरफेस बना लीजिए बीसी। अब बीसी के ऊपर टोटल वजन कितना है वो देख लीजिए 10, तो 10 का mg 100, तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा 100, तो 0.5 इंटू 100, ये आ गया बेटा आपकी वैल्यू 50। तो सबसे पहले आपको फ्रिक्शन निकालते आना चाहिए हर एक सरफेस का, यानी हर एक सरफेस का नॉर्मल अलग से निकालना है। म्यू सबका सेम दिया था ना, इसीलिए सबका म्यू दिया, अलग अलग म्यू होता तो अलग अलग म्यू लेते, हर सरफेस का अलग, तो ऐसे सबसे पहले फ्रिक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे एक और कहानी में ट्विस्ट था, ट्विस्ट क्या था आप देखिए, तीनों को अलग अलग बनाने, यहाँ पे एक पुली बनाई गई थी इस तरीके से, और आपने बी और सी के मोशन को रस्सी से जोड़ दिया है,
तो रस्सी का इफेक्ट आएगा। अब आप मेरे को बताना है यहाँ पे क्या होगा। अब आप जब सी पे फोर्स लगाएंगे बेटा, जब आप सी पे फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, सी पे जब आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो सी को पकड़ के खींचिए जरा, तो सी का मूवमेंट इस तरफ हुआ। अब आप मेरे को बताओ बी का मूवमेंट किधर होगा, क्योंकि ये रस्सी से कनेक्टेड है। अगर सी आगे जाएगा, यहां से रस्सी आगे जाएगी तो इधर से रस्सी को इधर आना पड़ेगा, यानी बी का मोशन इधर होगा। ये आपको लगाना था। दिस इज द थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, इनका मोशन आपको समझना था। अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर तीनों के वेट दिए, तीनों का म्यू दिया है। फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड बोल दी ना बेटा, तो आपका एक्सीलरेशन आपको 0 ले लेना है। अब देखिए सी का एफबीडी, फोर्स आपने लगा दिया। अब जब सी को खींच रहे हो तो जमीन से फ्रिक्शन आएगा, तो इस तरफ हो गया फ्रिक्शन ग्राउंड, ठीक है। सी को खींच रहे हो तो बीसी का भी तो फ्रिक्शन है ना, तो बी और सी के बीच का फ्रिक्शन, सी को आगे मूव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो फ्रिक्शन भी पीछे हो जाएगा, और रस्सी कनेक्टेड है तो एक टेंशन भी आ जाएगा। एक्सीलरेशन 0 है तो ये बैलेंस कर दीजिए। तो फोर्स कितना हो गया बेटा, फ्रिक्शन ग्राउंड कितना दिया था, देखिए वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ग्राउंड का 90, बीसी का 50, ये 90 था, बीसी का 50 था, तो ये हो गया बेटा 90 प्लस 50 प्लस टेंशन। एक्सीलरेशन 0 ना, तो फोर्सेस बैलेंस कर रहे, 140 प्लस टेंशन, ये फोर्स आ गया। अब बी का एफबीडी बनाते हैं। बी पे देखिए टेंशन इस तरफ, अब क्योंकि बी का मूवमेंट इस तरफ है तो बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसे लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बी पे दोनों सरफेस से फ्रिक्शन है, तो दोनों फ्रिक्शन ए बी का भी और बी सी का भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बीसी का फ्रिक्शन कितना बेटा 50, और ए बी का फ्रिक्शन कितना था 20 था। आप देखिए अब इसका भी एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि रस्सी एक ही ना, जो एक्सीलरेशन सी का होगा इस तरफ, वही एक्सीलरेशन बी का होगा इस तरफ, एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो एक्सीलरेशन इसका भी 0 हो गया, तो बैलेंस कर दीजिए। टेंशन आ गया 20 प्लस 50 70, और वो 70 यहाँ रख के 140 प्लस 70 210, यानी जो फोर्स है वो है 210, तो आंसर है 210, 210। शाबाश। अगला सवाल, लेट्स मूव नेक्स्ट। एक फ्लेक्सिबल चेन है, इसको मास m दे दिया है और इसको हैंग कर दिया है। दोनों तरफ से जो आपके फिक्स्ड पॉइंट्स हैं वहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ रहा था। कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ हाफ चेन, टेंशन ऑफ चेन एट लोएस्ट पॉइंट बताइए। ठीक है बेटा, समझना मेरी बात, डायग्राम समझते हैं। ये चेन थी और ये सपोर्ट पे आपको हिंज किया हुआ था, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे। सिंपल इसका एफबीडी बना दीजिए, बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए, एफबीडी बनाइए। तो जब इसका एफबीडी बनाएंगे, ठीक है, तो इसका mg नीचे आ रहा होगा, यहां से एक टेंशन होगा जो रस्सी को पकड़ के रखा होगा दोनों तरफ से, टी। दोनों एंगल सेम है तो सिमेट्री से दोनों टेंशन भी सेम होंगे, और हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपोनेंट लोगे, बैलेंस करोगे। एक्स कंपोनेंट तो कट जाएगा, वाई कंपोनेंट देखो क्या आएगा, टी साइन 30, और वो टी साइन 30 दोनों तरफ से आएगा तो इंटू 2, और नीचे mg, तो 2t साइन 30 इक्वल टू mg बच्चे। तो यहां पे टेंशन आपको मिल जाएगा mg के बराबर, यानी जो हिंज पॉइंट है, जो अंत पॉइंट है, वहां का टेंशन है mg, लेकिन वो आपसे पूछा ही नहीं था।
आपसे पूछा था लोएस्ट पॉइंट का टेंशन। तो आप देखिए, समझना, ये सिखा रहा हूं मैं आपको ना, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। तो ऐसे आपने हिंज करके रखा है बच्चों। आपसे टेंशन कहाँ का पूछा था? इस पॉइंट का, यहां का टेंशन आपसे पूछा। तो मास वाली रस्सी में हमने सीखा होता है कि जिस जगह पे टेंशन पूछ रहा है उस जगह का वहां से ब्रेक किया जाए और अलग अलग हिस्से सोच के उनको स्टडी किया जाए, और जो टेंशन मानेंगे उस जगह पे वो टेंजेंशियल मानते हैं। तो यहाँ का देखिए टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से कट करिए और सिर्फ इस हिस्से का एफबीडी बनाइए। ये देखिए, ये वाला हिस्सा हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आधा मास है तो आधा mg/2। ये टेंशन तो आ चुका है, इसकी वैल्यू थी mg, एंगल था 30, यस। और यहां का टेंशन पूछा है तो वो टेंशन x में लगेगा, उसे हम मान लेते हैं t डैश। समझ गए? डन। चले अब देखिए उसके कंपोनेंट ले लीजिए। तो इस तरफ है t डैश, इस तरफ कंपोनेंट होगा t cos 30, ऊपर नीचे तो देखो बैलेंस हो जाएगा। तो t डैश पूछ रहा था, वो कितना आ गया? t डैश टेंशन cos 30, टेंशन कितना था बच्चे? mg cos 30 √3/2। आंसर हो गया mg √3/2, यानी ऑप्शन 1। अगला सवाल, ये देखिए, ये मैं कह रहा था ना आपको, ग्राफ पूछा था आपसे। देखिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी मैं आपको बता दूं जल्दी से। तो देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी का केस, mg नीचे, बॉयंसी फोर्स ऊपर, विस्कस फोर्स ऊपर। फटाफट से टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा केस मैं आपको याद करा देता हूं। तो जब पानी में, विस्कस पानी में बॉडी गिर रही होती है तो उसका एफबीडी ये बन रहा होता है। अब जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6πr ईटा वी। तो इसे मैं लिख देता हूं kv, यानी ये स्पीड डिपेंडेंट फोर्स है। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन नीचे मानूं और इसकी इक्वेशन लिखूं तो mg माइनस के वी माइनस बॉयंसी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखिए बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2 इंटू वी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन आया, ये भी वेलोसिटी डिपेंडेंट आया। अब इसको dv/dt मान के इंटीग्रेट करते थे हम, और हमारा v का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता था, ये कांस्टेंट इनटू t। ये आपका v का एक्सप्रेशन बनता था इस तरीके से, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती थी। टाइम इंफिनिटी पे स्पीड हो जाती थी v0, इसे आप कहते थे टर्मिनल स्पीड। यानी जो स्पीड है वो पहले बढ़ती 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 एक समय तक बढ़ती है, फिर बहुत देर बाद तक वो इंक्रीज होती है धीरे 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 धीरे, और फिर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो कांस्टेंट हो जाती है। और वो जो कांस्टेंट स्पीड थी वो थी टर्मिनल स्पीड। और इसका ग्राफ कैसा होता है? क्योंकि स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर कांस्टेंट हो रही है, तो ये इसका ग्राफ होता है 1 - e⁻⁻x का ग्राफ। ये जिसको भी पूरा डिस्कशन याद था उसके लिए ये चुटकियों का खेल था। देखिए सवाल पढ़िए। अ पार्टिकल ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन रेजिस्टिव मीडियम हैविंग रेजिस्टिव फोर्स, देखिए माइनस के भी, माइनस क्या बता रहा है? मोशन के अपोजिट, मोशन नीचे तो ऊपर की तरफ फोर्स kv, mg माइनस kv इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेम देखिए, सेम टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ ये रहा, ऑप्शन 1। खत्म। ठीक है, देखा आपने? अगर आपको चीजें अच्छे से याद होती है ना तो आपका टाइम कितना बच जाता है। अगला सवाल, फ्रिक्शन पे सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is moving on an inclined plane which makes angle 30 degree with horizontal. Friction coefficient between block and the plane is mu equal to √3/2. फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट ब्लॉक विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। मैं इस पे फोर्स कितना लगाऊं ताकि ब्लॉक नीचे जाए
ब्लॉक मूव्स डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। बच्चों इसके एफबीडी में mg sin 30 इस तरफ आएगा, यस mg sin 30 इस तरफ आएगा। अब आपका फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ मूवमेंट है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यस। इस केस में बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है इंक्लाइन प्लेन में, mg cos थीटा। याद है ना आपको, इस तरफ बेटा mg cos थीटा आ जाता है और ये नॉर्मल रिएक्शन। हमें ना इंक्लाइन प्लेन के एफबीडी अच्छे से याद होना चाहिए, mg sin थीटा mg cos थीटा। नॉर्मल हो गया mg cos थीटा, फ्रिक्शन हो गया बेटा म्यू mg cos थीटा। अब आपको फोर्स भी लगाना है और देखिए mg sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 10 इंटू 1/2, कितनी हो गई बेटा ये 25 वैल्यू। तो यहां से आप 25 लगा रहे। फ्रिक्शन की भी वैल्यू देख लेते हैं, फ्रिक्शन कितना है √3/2 इंटू एम इंटू जी इंटू cos 30 √3/2, तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू 50, 25 3 75, 75/2 75/2, ये आ रहा है 37.5, यस। अब देखिए फ्रिक्शन 37.5 है और ये 25 है, आपको बैलेंस करना है, एक्सीलरेशन 0 करना है। कैसे होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना देखिए माइनस कीजिए 12.5, बस खत्म। आपको बेसिकली करना था mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन प्लस फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन। इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दी। अब देखिए फोर्स किधर लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, उसके लिए हमें देखना था बड़ा फोर्स कितना है, mg sin थीटा कितना है, फ्रिक्शन कितना है। ये हमने देखा और हमने सीखा कि एक्सेलरेशन 0 करने के लिए नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक एफबीडी की अंडरस्टैंडिंग पे था सवाल और फ्रिक्शन की वैल्यू का कंपैरिजन पे था सवाल। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 12.5 नीचे की तरफ, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में बेटा, यस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इस सवाल में पहला ऑप्शन बहुत ट्रिकी ऑप्शन है, बहुत ट्रिकी ऑप्शन है। देखो मैं बताता हूं, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m slides down from top of the frictionless inclined surface with the inclined plane moving towards left with acceleration a0. The angle between is given, length is given. आपसे पूछा है टाइम कितना लगेगा नीचे आने के लिए। आइए बेटा ये सवाल करके बता दो फटाफट से। तो g sin थीटा इधर आपका mg sin थीटा फोर्स है ही, लेकिन हुआ क्या, आपने इंक्लाइन प्लेन को भी खींच दिया इधर। जब दोनों लोग चल रहे होते हैं तो हम रिलेटिव मोशन देखते हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू वेज देखता हूं। वेज मतलब बेटा ये इंक्लाइन प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन अगर मैं देखूं तो मेरे को सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। एफबीडी देखिए क्या हो जाएगा, mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन, और समझिए यहां पे नॉर्मल mg cos थीटा mg sin थीटा बना दिया, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल है, तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। आपका ऑब्जर्वर आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स होगा पीछे की तरफ, इस तरफ सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कितना लगाते बेटा, m इंटू ए, सूडो फोर्स हो गया m a। देखिए ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आ गया, m a cos थीटा। अब अगर आप रिलेटिव एक्सीलरेशन लिखने जाएं इस तरीके से, अगर आप रिलेटिव एक्सीलरेशन लिखने जाएं, है ना, इक्वेशन बनाएंगे mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इक्वल टू मास इंटू रिलेटिव एक्सीलरेशन, मास कट गया तो g sin थीटा माइनस a cos थीटा, ये आ गया ब्लॉक का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। बस खत्म हो गया सवाल। अब देखिए इनिशियल स्पीड 0 थी, रिलीज किया है तो नीचे गिर रहा है, एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया है, इसे a रिलेटिव लिख देते हैं,
डिस्प्लेसमेंट बेटा एल मान लेते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो टाइम देखिए क्या आ गया, रूट में 2l अपॉन ए रिलेटिव, और ए रिलेटिव क्या है, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। देखिए ऑप्शन 1 2l अपॉन जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। काफी बच्चों ने ऑप्शन 1 लगा दिया होगा और यहाँ पे गलती हो गई, गलत है इस बार। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि इसने जो लेंथ दी थी ना एल, वो बेस लेंथ एल है। हमारा जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरे को स्मॉल एल के टर्म्स में ये आंसर था, लेकिन ऑप्शन कैपिटल एल के टर्म्स में। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्मॉल एल की वैल्यू निकालनी थी। देखिए कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो स्मॉल एल की वैल्यू हो गई एल अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए टाइम कितना था, रूट में 2 स्मॉल एल जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, वैल्यू रख दीजिए एल की। तो टाइम देखिए क्या आ रहा है, रूट में 2 कैपिटल एल जी कॉस, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा बेटा यहाँ पे, तो जी साइन कॉस माइनस ए कॉस स्क्वायर, ये आंसर। और देखो ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। जो सेकेंड ऑप्शन है वो थोड़ा सा नीचे का मिलता जुलता है, बट वो माइनस का लफड़ा है और ऊपर भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। यहां पे देखें तो यहां से मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4l अपॉन जी 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस क्या हो गया साइन 2 थीटा माइनस ए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह आ गया साइन 2 थीटा, इसकी जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और देखिए ये ऑप्शन माइनस ए नॉट 1 प्लस कॉस 2 थीटा जी साइन 2 थीटा, और ऊपर 4l, तो इसलिए देखिए फोर्थ ऑप्शन सही है। और पता है फोर्थ ऑप्शन आपको जानबूझ के दिया गया था, पहला वाला ट्रिकी ऑप्शन दिया गया था और फिर फोर्थ ऑप्शन था। तो कमेंट करके बताना मेरे को आपने जब ये किया था तो कैसे किया था। तो ये थी बेटा आपकी शिफ्ट टू लास्ट वाली। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर पे जो कि है वर्क पावर एनर्जी। इसका जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं बच्चों तो देखो क्या मिलता है। 2 सवाल हमें वर्क डन कैलकुलेशन पे मिले थे, 2 सवाल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आपको मिले थे। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, इस टॉपिक पे एक सवाल मिला था। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया था और फोर्स उससे पूछा था, और 2 बॉडीज का मोशन का आपको दिया था कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और उनके बीच के मोशंस का एनालिसिस पूछा था, टाइम वगैरह उस पर पूछा जा रहा था। एक एक सवाल को डिटेल में हम एंटर करते हैं। आइए देखिए ये सवाल जो मैं अभी आपसे कह रहा था, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको दिया है और आपसे पूछा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, और फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिश्ता क्या है। वो रिश्ता ये है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नेगेटिव साइन के साथ, और डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफ में क्या होता है बेटा, स्लोप। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ, यानी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव आपको फोर्स देगा। अच्छा अब आपसे क्या बोला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको कंपेयर करना है, इसलिए माइनस साइन का यहाँ पे लोड मत लेना, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल। तो आ जाओ देखिए ए बी का फोर्स निकालते हैं। ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो होगा स्लोप के बराबर, यस। तो आ जाओ इसका स्लोप कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर लेंथ देखो कितनी दी है 1 अपॉन 1, तो 1, यस। अब बीसी का फोर्स देखो, बीसी का फोर्स कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स 1 है, लेकिन डेल्टा वाई कितना, देखिए 1 से कहाँ चले गए, ये 4 होगा, तो 1 से 4 चले गए, तो यानी 4 माइनस 1 3, तो डेल्टा वाई 3/1 3, यानी ये आ जाएगा बेटा 3। फिर सी डी का स्लोप है 0, यानी एफ सी डी आपको मिल गया 0। अब डी ई की बात हो जाए, डी ई का जब आप निकालने जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देखिए डेल्टा वाई कितना है 1 4 से 3, और डेल्टा एक्स देखिए कितना है इस बार 2 4 से 6, तो यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये आपको डी से ई का फोर्स मिला। सबसे ज्यादा किसका, बीसी का, देखिए बीसी का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट नंबर पे ए बी, फिर डीई और फिर सी डी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको यहाँ पे स्लोप को ध्यान से देखना था। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते। देखिए यहाँ पे फिर से टाइम का एक्सप्रेशन दिया है, देखते से समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का सवाल होगा। एक्स दिया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट से हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालेंगे, और फिर आइए सारी चीजें करते हैं। देखिए एक्स आपको क्या दिया है, अल्फा 1 है बीटा 1 है, सब रख दो वैल्यू, अल्फा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस गामा कितना है 1, ये आ गया। ये एक्स दिया, इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिल गई बेटा, फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सीलरेशन मिल गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है 2, 2 इंटू 2, फोर्स आ गया 4, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आइए कहां से कहां बोला है वर्क डन, टाइम 2 से टाइम 3 सेकेंड्स के बीच में वर्क डन बताइए। तो टाइम 2 पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखो, कोऑर्डिनेट कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ये रहा। टाइम 3 पे देखिए, टाइम 3 रखिए यहां पे जरा, है ना, टाइम 3 रखिए, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो ये x आ गया बेटा आपका 13। डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, 13 माइनस 7 6, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है बेटा। यहां पे रखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 4 इंटू 6, ये आ गया बच्चे 24 जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, शाबाश। अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, an object moves from R1 से R2 under a conservative force F. The work done by this force is, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत बताओ। वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर। देखो बेटा वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, तो ये हम लिखा करते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन ये माइनस साइन ने गलत कर दिया, ये माइनस साइन ने गड़बड़ी कर दी, ये माइनस साइन यहाँ पे गलत हो गया, इसीलिए गड़बड़ हो गई। आ गई बात समझ में, शाबाश। स्टेटमेंट 2, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। सही बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे भी रास्ते हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग, कैसा भी हो सकता है, तो बहुत सारे मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। Therefore, आगे भी है, the amount of work done by the object changes with the path it follows for a conservative force। ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग रास्ते पे अलग अलग वर्क डन। बिल्कुल सरासर गलत बात है, कंजर्वेटिव फोर्स का हर रास्ते से वर्क डन सेम होगा। इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, इसका आंसर पहले एनटी ने अलग दिया था, फिर इसमें करेक्शन हुआ था, तो इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला सवाल देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल। सवाल पढ़िए क्या, अ बॉब ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर
लेंथ 1 मीटर पे m मास कनेक्ट कर दिया, इसको 60 डिग्री पे रखा है और फिर उसको रिलीज कर दिया है, इसको ड्रॉप कर दिया है, यहां से रिलीज कर दिया, ये गिरा, स्पीड बढ़ी और फिर इसने सेम मास के एक पार्टिकल को टकराया, सेम मास के साथ टक्कर हुई, और टक्कर कैसी हुई है गिवन है क्या, टक्कर कैसी हुई है गिवन है क्या, यस, केप्ट ऑन अ रेस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस। फिर ये जो बी है उसके बाद सर्कल के पास जा रहा है, इफ बॉब बी जस्ट मैनेजेस टू कंप्लीट द सर्कल, जस्ट कंप्लीट किया है सर्कल, और हिट कैसे किया, इलास्टिक, ठीक है, तो आ जाओ, है ना, सबसे पहले मेरे को बताओ सर्कल पूरा करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, जस्ट सर्कल पूरा हो जाए लिखा है, उसके लिए कितनी स्पीड चाहिए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड चाहिए √5 GR। जी हाँ बेटा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी चाहिए, √5 GR, बस आपको यही करनी थी। देखो यहाँ पे स्पीड चाहिए √5 GR, तो पूरे रास्ते में स्पीड तो सेम रहेगी, यानी बी की स्पीड आपको चाहिए √5 GR, दैट्स इट, बस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करो, 60 डिग्री से आप ए को यहां पे लेके आओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप करोगे तो आपको ये वाली ना हाइट लगेगी, ये वाली हाइट लगेगी, कैसे निकालोगे देखो मैं सिखाता हूँ। ये पूरी लेंथ है बच्चे एल, ये भी एल है, आप ऐसे ट्रायंगल बना दो, कट कर दो, एल के कंपोनेंट ले लो, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, L cos 60, आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए दोनों का सम L के बराबर है, तो L cos 60 प्लस H इज इक्वल टू L, तो हाइट हो गई L माइनस L cos 60, यानी L1 माइनस cos 60। बच्चों ये ना एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, कौन सा एक्सप्रेशन सर, 1 माइनस cos थीटा, ये हाइट बेटा हमेशा याद रखना ना बच्चे प्लीज, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो H इक्वल टू L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये आपकी वो हाइट है। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करो, UI प्लस KI इक्वल टू UF प्लस KF, समझ गए, UI इनिशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, U फाइनल लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल 0, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। देखिए मास मास कट जाएगा, H कितना आ रहा है देखिए, अब रख दीजिए 60, तो ये L1 माइनस cos 60 आ गया L/2, यहाँ पे रख दीजिए H को, L/2 इक्वल टू 1/2 v², 2 गया, √GL, ये आपकी स्पीड आ गई, यानी A की स्पीड बिफोर कोलिजन कितनी थी, √GL, और बी कैसा था, बी था रेस्ट पे, इलास्टिक कोलिजन, सेम मास, क्या होता है बताओ, इलास्टिक कोलिजन सेम मास पे क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ, इलास्टिक कोलिजन सेम मास पे वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती, कर दो इंटरचेंज जल्दी से, इसकी स्पीड उसको दे दो, तो ए आ गया बेटा रेस्ट पे, और बी की स्पीड हो गई √GL, यानी बी जो है टक्कर के बाद √GL स्पीड से जा रहा था, और यही स्पीड किसके बराबर होना चाहिए, सर्कल पूरा करने के लिए जो चाहिए, यानी √5 GR, बस। क्या पूछा बेटा आपसे, पूछा है रेडियस बताओ, लेंथ दिए, देखो ये जी कट गया, लेंथ इक्वल टू 5R, तो R बेटा आ गया 1/5, लेंथ बेटा 1 दी थी तो 1/5, ऑप्शन नंबर 1, समझ गए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूज, और उसके बाद फिर आपको √5 GR की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दो पार्टिकल्स के मोशन का कंपैरिजन हो रहा है, अगर इसको बहुत डिटेल में इन डेप्थ घुस के करें तो हो सकता है काफी बच्चे उलझ के रह जाए, लेकिन अगर इसको फटाफट सिंपल तरीके से सोचा जाए तो आप ये जल्दी बता सकते थे बहुत आसानी से। ऐसा ही एक सवाल एडवांस में भी पहले आया हुआ है, देखिए, अ बीड P is sliding on a frictionless surface ACB. It is at a point S, ये बीड अभी यहां पे था, M मास, at this instant horizontal component of velocity
P की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी v है। नेट स्पीड कैसे होगी बेटा P की? P तो सर्कुलर मोशन में ना, तो ऐसे उसकी नेट स्पीड है ना, इसकी नेट स्पीड इस तरफ है ये, तो v डैश मैं मान लेता हूं। तो v की P की नेट स्पीड इस तरफ है v डैश, लेकिन उसको जो x कंपोनेंट है वो आपको v दिया है। Another bead Q of same mass is ejected from point A। बच्चों देखो डिफरेंस है, टाइम जीरो पे ये Q यहां था, टाइम जीरो पे P यहां था, तो Q पीछे है, P आगे है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा आगे पीछे डिफरेंस है। अलोंग द स्ट्रिंग ए बी विथ स्पीड v, और Q को फायर कर दिया स्पीड v से। देखो दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, Q की स्पीड v है और P की भी स्पीड v है। आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन बीट्स को आपको इग्नोर करना है, यस, और आपको स्ट्रिंग का भी फ्रिक्शन इंक्लूड करना है। टाइम का कंपैरिजन, टाइम P है, P को यहां से यहां जाने का टाइम, और टाइम Q है, Q को यहां से यहां जाने का टाइम। तो आपको टाइम का कंपैरिजन बताना है। बच्चों ये ना न्यूटन के पुराने ना गेम आया करते थे, ये इस तरीके से, ठीक है। और ना छोटे बच्चों के गेम्स भी आते हैं कि एक बॉल को फेंक दो वो स्ट्रेट गिर रही है, एक बॉल को फेंक दो वो ऐसे 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 रास्ते पे जा रही है, तो कौन सी बॉल पहले नीचे गिरेगी या किसका टाइम कम होगा, रेस में कौन जीतेगा? तो जिसका रास्ता ऊपर नीचे होता था वो रेस पे जीतती थी, तो वो आपको पहले पहुंच जाती थी। एक तो ये अगर किसी ने देखा हो तो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता था कि कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको मैथमेटिकली सोचने पे मजबूर करता हूँ। क्यू की बात करते हैं, स्पीड v है, कितना चलना था इसको 2r, टाइम कितना हो गया इसका 2r/v, समझ गए। अब p की बात करते हैं, तो p को 2r नहीं चलना था, p को कितना चलना, देखिए p यहां था, ये r डिस्टेंस है, ये 45 कंपोनेंट ले लीजिए, तो r cos 45, और बेटा ये r था। तो आपको B तक पहुंचना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करना है ये सोचिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना करना है, r/√2 प्लस r, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। और एक्चुअल डिस्टेंस की बात की जाए, एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो एक्चुअल डिस्टेंस में आपने आर्क में चलना है, यस, आर्क की लेंथ निकालनी है। आर्क की लेंथ होती है रेडियस इंटू थीटा, और थीटा रेडियन में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या होगा 135 डिग्री, इसको आप लिखेंगे 3π/4, तो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया 3πr/4, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे P की जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, P की एक्चुअल स्पीड कितनी है v डैश, तो v डैश का x कंपोनेंट देखो एंगल 45 है ना, तो अच्छा काम है आपके लिए, सारे ही एंगल 45 है, ये भी 45, तो v डैश cos 45 को v के बराबर कर दीजिए, तो v डैश की वैल्यू आ गई बेटा √2v, v डैश की वैल्यू आ गई √2 इंटू v। अगर मैं बोलूं कि एवरेज स्पीड सोच के बताओ p की क्या होगी, तो बताओ, है ना, तो यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है, कि स्पीड के बारे में क्या हो रहा है। तो P की स्पीड यहाँ पे √2v है, नीचे जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो 45 डिग्री में स्पीड बढ़ी, फिर आप जब वापस यहाँ पे आओगे तब जाके √2v होगी। ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, कुछ सेम लेवल का पॉइंट है, कुछ d नाम दे देते हैं। तो जो स्पीड P पे है वही स्पीड D पे है, यानी ये पूरे रास्ते में कितना एंगल 45 90 डिग्री एंगल तक उसकी स्पीड ज्यादा थी, √2v से ज्यादा स्पीड थी, इतनी दूरी में उसकी स्पीड ज्यादा थी, √2v से ज्यादा थी। जब आप ऊपर जाओगे तब स्पीड थोड़ी सी कम होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड जरूर कम होगी, लेकिन अगर मैं P से B तक एवरेज स्पीड निकालूं तो 90 डिग्री में स्पीड ज्यादा थी और ये स्पीड थोड़ी सी कम है। ओवरऑल आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि एवरेज स्पीड √2v से ज्यादा होगी।
ठीक है, अगर मैं चलो एवरेज स्पीड यही मान के भी चलूं तो आप देखो, है ना, वैसे तो इससे ज्यादा होगी, बट मैं आपको देखो वैल्यू निकलवा रहा हूं। टाइम निकालें इसके लिए, डिस्टेंस आर्क लेंथ अपॉन स्पीड, ये देखिए क्या आ रहा है, 3π/4√2 r/v। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये देखिए क्या है, 3 × 3.14, 4 × 1.414। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये देखिए 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कुछ, है ना, अप्रोक्सीमेटली 5.8 5.9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, 5.6 आएगा और ये 9 पॉइंट समथिंग। आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये 2 से छोटा आएगा, इसका टाइम कम आ रहा है। अगर मैं एवरेज स्पीड ये भी लूँ तो, और एवरेज स्पीड तो उससे ज्यादा होगी तो टाइम और कम हो जाएगा। इसका टाइम 2r/v है, इसका टाइम 2 से कम आ रहा है। तो इसीलिए जब आपका ऑब्जेक्ट P से B पहुंचना है और Q से B पहुंचना है तो P से B का समय कम लगेगा, Q से B का समय ज्यादा लगेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भी सोचो तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v है, लेकिन P से D तक स्पीड बढ़ेगी तो एवरेज स्पीड हॉरिजॉन्टल में इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड हॉरिजॉन्टल में v से ज्यादा हो जाएगी और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कम है। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, स्पीड हल्की सी ज्यादा हो जाएगी एवरेज में v से, तो आपका टाइम कम लगेगा। तो P का टाइम कम लगेगा। आप एक्चुअल डिस्टेंस से भी सोच सकते थे और आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से भी सोच सकते थे। तो ये थॉट प्रोसेस था, P का टाइम कम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब आ रहा है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना ये, है ना, कैसे कंपेयर किया। आइए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है। 30 डिग्री पे आपसे बोला है टेंशन 0 हो जा रहा है। 30 डिग्री पे आपसे बोला है टेंशन 0 हो जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट ए। ठीक, तो देखो 30 डिग्री पे टेंशन 0 करने की कंडीशन, ये 30 डिग्री है, यस, एम आई राइट, सही है, हॉरिजॉन्टल में। तो टेंशन 0 कर दिया, इसका एफबीडी क्या बनाओगे, mg नीचे, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरफ जो m का कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos 60। इस तरफ टेंशन होगा और इसी तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर आप इसके लिए सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखें, F टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv²/r, तो सेंटर की तरफ फोर्स हो जाएगा mg cos 60 प्लस टेंशन इक्वल टू mv²/r, और टेंशन बोला है 0 ले लेने का, मास से मास कटाइए, rg/2 आपको स्पीड मिल गई रूट में। तो ये स्पीड होगी इस पॉइंट पे। अब आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लग ही जाता है। यहाँ की स्पीड आ गई, यहाँ की स्पीड आपसे पूछी है, v1 आपको निकालनी है, v2 आपको मिल चुकी है। तो ये 30, ये l, ये वाली लेंथ बताओ। देखो l का ये कंपोनेंट l cos 30 और सामने वाला बच्चे l sin 30, ये लेंथ l, तो l प्लस l sin 30 यानी l/2, 3l/2। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई, 3l/2। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, आइए बच्चों, ui प्लस ki इक्वल टू uf प्लस kf। u इनिशियल 0, k इनिशियल हमें निकालना है, हाफ mv² हमें पता करना है, u फाइनल mg 3l/2, k फाइनल हाफ mv2 का स्क्वायर। अब v2 की वैल्यू यहां से लेके वहां रख दीजिए, तो देखिए क्या बना, 3mg l/2 प्लस हाफ m gl, रेडियस l के बराबर है, gl/2, तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया बेटा 6/4 प्लस 1/4 यानी 7/4 mgl हाफ mv1²। मास से मास कट गया, स्पीड 1 आपको देखो क्या मिल रही है, रूट में 7/2 gl, ये आपको स्पीड मिल रही है।
√7/2 GL, यानी देखिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट बच्चों, शाबाश। अगला सवाल, अब हम नया चैप्टर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम। इस चैप्टर से मात्र 3 सवाल आपको देखने को मिले बस, एक कोलिजन पे, एक एक्सप्लोजन का, और एक काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट वाइज सवाल। तो आइए ये तीनों सवाल हम कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले स्टेटमेंट वाइज सवाल, फॉर मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स, for a mechanical system of many particles, total energy is sum of kinetic energy of all particles. Total energy is kinetic 1 plus kinetic 2 plus kinetic 3, ऐसे चलते जाए। ये बिल्कुल सत्य वचन है। सारे लोगों की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अगला स्टेटमेंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to origin and kinetic energy of all particles with respect to center of mass. क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2, समझते हैं। सारे लोगों की काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखनी और सेंटर ऑफ मास की जोड़नी। स्टेटमेंट 2 देखो, आपको समझाता हूं डिटेल में। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल को आप ऐसे लिखिए, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसका सम यहां पे मैं सिग्मा लगा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा, जितने भी पार्टिकल है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये बेटा आप करते हो, ये सत्य वचन है, सही स्टेटमेंट है, और ये आप करते हो। कहाँ करते हो बताओ? देखो, ये आप ना रोटेशनल मोशन में करते हो। रोटेशनल मोशन में मान लीजिए सेंटर ऑफ मास v कॉम से जा रहा है और आपकी बॉडी रोल भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है ओमेगा से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आप लिखते हो हाफ m v कॉम का स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। याद है? ऐसे लिखते हो आप, है ना? तो ये क्या लिखा आपने? ये क्या है? सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? बाकी लोगों की काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बाकी लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये स्टेटमेंट 2 एकदम सही कंसेप्ट है बेटा। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसका अगर आप चाहो कि आपको डिटेल में प्रूफ दूं तो देखो कैसे दे रहा हूं, सुनना, फटाफट से प्रूफ दे देता हूं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पार्टिकल माइनस सेंटर ऑफ मास। तो इधर से देखें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिखोगे? इसको उधर भेज के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब अगर आपको इसका क्या लिखना है बेटा? इसका काइनेटिक एनर्जी लिखनी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना? सब कुछ मान लीजिए अभी, है ना, मैं यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर में ही लेके चलता हूं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? हाफ m vp का स्क्वायर का सिग्मा लगाएंगे आप। तो देखिए, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। तो हाफ m v कॉम का स्क्वायर सिग्मा। तो ये सिग्मा m हो जाएगा क्या? टोटल मास इंटू v कॉम का स्क्वायर। v कॉम तो फिक्स है, तो सिग्मा मास पे चलेगा, तो ये आ गया। पहली टर्म ये बन जाएगी। दूसरी टर्म देखिए, इसका खुलेगा कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अभी आपको खुल रहा है ना? तो आप देखिए, ये आपका पहली टर्म खुल गई। दूसरी टर्म इसका स्क्वायर प्लस हाफ m वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो यही चीज तो क्या लिखी है? इसका सिग्मा। ये क्या लिखा है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये हो गया सिग्मा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस तीसरी टर्म। अब देखना, थर्ड टर्म जो बनेगी वो कैसी बनेगी? हाफ m, ठीक है,
2ab 2v कॉम into velocity of point with respect to center of mass। अब समझ ही गए यहां पे, है ना, 2 से 2 कट गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाहर ले लो, सिग्मा m इंटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये देखो क्या दिया है, मोमेंटम पॉइंट का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ये जो चीज है ये है मोमेंटम पॉइंट का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। और बच्चों सेंटर ऑफ मास की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सारे पार्टिकल्स का नेट मोमेंटम जोड़ के निकाला जाए तो 0 आता है, तो ये टर्म हो जाती है 0। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये टर्म 0 हो जाएगी, मोमेंटम का सम 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के सिस्टम का मोमेंटम निकालोगे 0 आएगा, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पूरे सिस्टम पे फोर्स निकालोगे 0 आएगा। ये परिभाषा होती है सेंटर ऑफ मास की। तो बाय डेफिनेशन ये टर्म 0 हो गई, तो ये सेंटर ऑफ मास की एनर्जी प्लस ये आपकी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की एनर्जी का सम, ये प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ हम करते ही थे तो हमने आपको डेरिवेशन भी थोड़ा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की, बट ऐसे ही काफी बच्चे कॉमन सेंस लगा के भी इसको सही करके आ सकते थे, ये नहीं भी पता होता तो भी। देखिए कोलिजन का सवाल फटाफट से कर लेते हैं। 25 kg की एक ऑब्जेक्ट है, एक 15 kg की ऑब्जेक्ट है। देखिए लिखा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे 10 और 30 स्पीड से और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया, यानी ये दोनों चिपक गए, टोटल मास हो गया 40 kg। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बाद स्पीड कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके। चलो इनिशियल मोमेंटम 25 इंटू 30, ये नेगेटिव मोमेंटम है, इस तरफ का मोमेंटम नेगेटिव, माइनस 15 इंटू 10 इक्वल टू mv। देखिए कितना हो गया 750 माइनस 150 640v, v आ जाएगा बेटा 15, यानी ये 15 मीटर पर सेकेंड से जाने लगेगा। तो सबसे पहले तो देखो कोलिजन की कंडीशन पूरी सॉल्व कर ली। अब देखिए क्या बोला है, द राइज इन टेम्परेचर। मैकेनिक्स और हीट चैप्टर को रिलेट किया गया है, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो चला गया हीट में, और हीट आपसे पूछी है स्पेसिफिक हीट वगैरह देने के बाद। तो हम क्या करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को हीट के बराबर कर देंगे और हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा टी कर देंगे, बस दैट्स इट, यही करना था। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख लेते हैं सबसे पहले, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। जल्दी से निकाल लेते फटाफट से। देखो 25 इंटू 900 बाई 2 प्लस 15 इंटू 100 बाई 2, ठीक है, ये इधर से कटा 50, 5 जा 75 0। इसको देखिए करिए फटाफट से, 9 इंटू 25 है ना, 25 इंटू 9 ये हो जाएगा आई थिंक 225 है ना, 0 0 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो 11250, 11,250 प्लस 750, आप देखिए 12,000। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास 12,000, फाइनली निकालनी पड़ेगी हाफ mv स्क्वायर करके। आइए काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv कितना आया था बेटा 15, तो हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर यहाँ पे ये बेटा हो जाता है कितना 20 इंटू 225, ये आ गया 4500, 4500, ठीक है। अब 4000 माइनस करो 8000, 500 माइनस करो 7500, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 7500 इक्वल टू ms डेल्टा टी, हीट के बराबर। मास कितना आएगा बेटा 40 kg, तो m, s कितना दिया है देखो, s दिया है 31
31 कैलोरी में दिया था, इस कैलोरी को जूल में करना था। ये आंसर है। तो देखिए क्या मिला, 7500/40। तो देखिए डेल्टा टी क्या आ गया, यहां पे लिख देता हूं 7500/40 इंटू 31 इंटू 4.2, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, करके बताइए सर। आओ करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटा के 10 पर 10 इसका कट गया। इसको मैं अगर 30 लिख दूं तो, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 30 लिख दे तो 10 कट गया, और ये देखिए 250, ये आ रहा है 250/442। इस तरीके से 2 से काटिए 125, 2 से काटिए 62.5/42, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 42 2 जा 84, तो 2 से कम है, 1.5 करो, 42 इंटू 1.5 कितना होता है, ठीक है 63, तो 1.5 से भी कम आएगा, 1.5 से कम ये ऑप्शन है, तो ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, या फिर इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आप निकाल सकते थे, आपका जरूर मैच होगा, इसे आप जरूर करिएगा। काफी स्कोरिंग सवाल देखिए कितनी बार ये पूछा गया है। अ बॉडी ऑफ मास 14 kg इनिशियली रेस्ट पे था, एक्सप्लोड हो गया, इन मासेस के रेशो में दो मास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, और तीसरे मास की आपसे स्पीड पूछी थी। कितनी बार आपने देखा ये सवाल, बताइए। आओ करके बताऊं। सबसे पहले तो इसका 2x मास मान लीजिए, दूसरे का भी 2x और तीसरे का 3x, टोटल सम इनका 14 आना चाहिए। तो देखिए कितना हो गया, 4 और 3 7, ये हो गया 2 kg। तो 2x 2 इंटू 2 4 kg। सबसे पहले मास निकालना होता है इनका अलग अलग, 4 kg 4 kg 6 kg, इस तरीके से इनका मास निकालिए। पहले रेशियो में दे दिया तो 2x 2x 3x मान लिया, टोटल सम करके x निकाल लिया, फिर इंडिविजुअल मासेस निकाल लिए। अब क्या करेंगे समझिए। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट। इनिशियल मोमेंटम 0, आई कैप जे कैप लगा के करना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए 4 इंटू 18 72, जे कैप 72 आई कैप, 6 वेलोसिटी का वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर देखिए क्या हो गया, उधर भेज दो, 72/6 12 -12i -12j, ये आंसर है बेटा। आपको देखो मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसका मैग्नीट्यूड √x² + y², ये आ जाएगा बेटा 12√2, यानी ऑप्शन 4। शाबाश। अगला सवाल, अब हम आ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर पे। इस चैप्टर से देखिए कितने सवाल थे, 1 2 3 4 5 सवाल थे। 2 सवाल मोशन ऑफ सैटेलाइट पे थे भाई साहब, एस्केप वेलोसिटी पे 1 सवाल, वर्क डन निकालने पे 1 सवाल, और नेट फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालने पे 1 सवाल। आइए सारे सवाल आपको करके दिखाएं। शुरुआत में सैटेलाइट का मास था 100 kg, रेडियस था 1.5 इंटू रेडियस ऑफ आर। इस सैटेलाइट का ऑर्बिट बदलना है, और ऑर्बिट का नया रेडियस, न्यू रेडियस 3re करना है, और आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। आओ बच्चों, सैटेलाइट जब ऑर्बिट में घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी लेते हो आप, बताओ। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, -gmm/2r, ये याद होना चाहिए। ये नहीं याद होगा ना, तो आपको फिर डिराइव करोगे पूरा तो समय बहुत लग जाएगा। सारी स्टैंडर्ड केसेस फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, तो आपको ये लगेगा फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अरे भाई फॉर्मूला याद है तभी तो पता पड़ पाएगा कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप कैसे पता करोगे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आइए, तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -gmm/2, रेडियस था बेटा 1.5 इंटू आर। फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -gmm/2
3r। यस, ये आ रहा है -1/3 -1/6। अब आपको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है पूछ रहा है, तो आप चेंज इन टोटल एनर्जी निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल, -1/6 माइनस ऑफ -1/3, 1/3 -1/6 1/6, यानी ये देखो GMM/R है, तो आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो है 1/6 GMM/R। GMM/R को साइड में लिख दो, पहले कोफिशिएंट देख लो, ये आंसर, इसमें वैल्यू पुट करनी थी, ये आंसर है। तो आंसर क्या है आपका GMM/6R। आपको बस इनिशियल टोटल एनर्जी लिखनी, फाइनल टोटल एनर्जी लिखनी, उनका डिफरेंस, वही एक्स्ट्रा एनर्जी है जो देनी पड़ेगी, ये रही। देखिए वैल्यू रख देते, आजा। तो देखो यहाँ पे आपको हिंट दिया है, स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले लो। ये क्यों हिंट है, देखो मैं बताता हूँ, बड़ा हिंट है। स्मॉल जी को आप लेते हो GM/R², तो कैपिटल GM को आप ले लिया करो स्मॉल g/R²। देखो यहाँ रख दो, स्मॉल g/R², स्मॉल m/6r, r से r कट गया, ये आपको मिलेगा mg कैपिटल R/6। देखा, मजा आया। तो देखो m कितना है 100, g 10, कैपिटल R देखिए 6 × 10⁻6 बोल रहा है, ले लीजिए, अपॉन में 6 कट गया, अल्फा × 10⁻6 दिया, 10⁻6 तो है, अल्फा देखिए ये आ जाएगा 1000, ये आ गई आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी, अल्फा आ गया आपका 1000। जे बात, अगला सवाल, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे स्मॉल m मास रखा है, उस पे नेट फोर्स बताना है, और इस सेटअप में नेट फोर्स था F1। अब देखिए क्या बोला है, अब यहीं पे 3m 4m की पोजीशन बदल दीजिए, 3m यहां पे ले आइए, 4m यहां पे ले, बाकी एज इट इज। अब सेंटर पे जब फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स आया F2, और F1/F2 रेशो आपको बताना था। तो आइए ये फटाफट से करके बता दो बच्चों, ध्यान से सुनना, स्मॉल m कैपिटल M, इनके बीच का फोर्स GMM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना लेंगे बेटा, देखो पूरी डायगोनल होती है L√2, डायगोनल का हाफ यानी ये हो जाएगा L/√2, तो L/√2 का स्क्वायर। तो देखो क्या आ जा रहा है GMM अपॉन L² और 2 ऊपर आ जाएगा, इसको आप मान लो बेटा F, ये फोर्स F मान लो, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का फोर्स F मान लीजिए। अब आप देखिए, अब आप कैसे कर रही हैं, फटाफट से हो जाएगा, M 2m 3m 4m स्मॉल m, देखना इनके बीच का अट्रैक्शन F इधर की तरफ, अब ये तीन गुना हो गया ना, तो इंटू 3 हो जाएगा, देखो ऊपर 3m आ जाएगा, तो इस तरफ अट्रैक्शन 3F, इनका नेट कितना आ गया बताओ, इस तरफ आ गया 2F। ठीक उसी तरीके से इन दोनों का नेट इस तरफ आ गया 2F 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट, देखिए सेम फोर्स है 90 डिग्री पे, तो √2 टाइम्स रिजल्टेंट हो जाता है, तो आपका ये आ गया 2√2F, यही है F1 मिल गया है। आइए अगला केस करते हैं। अब आपने बोला कि 3m 4m बदल दिए, ठीक है सर बदल देते हैं, तो अब देखो इस तरफ हो गया 4F, इस तरफ हो गया F, तो इनका नेट इस तरफ आ गया 3F बच्चे, और इन दोनों का नेट इस तरफ आ जाएगा F 90 डिग्री पे। अब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते थे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए, √a² प्लस b² प्लस 2ab, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये हो गया F √10, और यही आपका हो गया बेटा F2, समझ गए, तो 2√2 और √10। अब आपका रेशो ले लेते हैं, इसमें था 2√2 और नीचे √10,
2/√5, ये आ गया रेशो, α/√5, अल्फा हो गया 2, ऑप्शन 4। जे बात बेटा, शाबाश। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम स्फेरिकल प्लेनेट ए इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। Escape velocity from another planet whose density and radius are 10%, मात्र 10% है प्लेनेट ए के। देखो बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, ये फॉर्मूला होता है। यस, सबको पता ही है। अब देखना, मेरी बात समझ, डेंसिटी में लेके आना है तो जी मास को लिखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बच्चों, 4/3πr³। यस, अपॉन में आर। अब देखिए, इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? 2g 4/3πr²। देखा आपने? ये आपको देखना था, ρr², रूट के अंदर। तो बाकी सब कांस्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ρr² है, ऐसे लिखते हैं, समझ गए? तो इनिशियल कितनी थी? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपकी 10 किलोमीटर पर सेकेंड ρr² के बराबर फाइनल आपको निकालनी। और डेंसिटी हो गई 10%, बस 10%, तो 10% ऑफ 0.1 रो, और रेडियस भी कितना बोले? 10%, यानी 0.1 का r², ये करना था। फिर रेशियो ले लीजिए, 10/VF इक्वल टू 1/, ये कितना हो गया? रूट में। अच्छा, एक काम करो ना सर, तो आपको बच जाएगा मामला, इसको 1/10 लिख दो, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा है, तो आपके पॉइंट से बच जाओगे आप। तो ये हो गया 1/10 रो इंटू 1/10 का स्क्वायर 1/100 r²। तो ये कितना हो गया? 1000, रूट में ऊपर चले जाएगा, √1000। तो यहां से देखिए v फाइनल क्या आ गया? v फाइनल आ गया 10/10 किलोमीटर पर सेकेंड बच्चे, है ना? अपॉन में √1000, 1000 रूट को लिख सकते हो 10√10, ये आंसर है। देखिए क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड में बोला है, स्पीड बताइए। तो आंसर आपका आया था ना 10/10√10, ये आंसर किलोमीटर पर सेकेंड था, इंटू 1000 कर दीजिए, तो ये कट गया और ये आ जाएगा बेटा 100√10। सही है, ये 10 एक कट गया, 100√10, यानी ये ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। देखा आपने, मीटर पर सेकेंड में इसने पूछ लिया, इस तरीके से सॉल्व किया, किलोमीटर पर सेकेंड में ये आंसर होता और मीटर पर सेकेंड में ये आंसर हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करके। अगला सवाल फिर से सैटेलाइट मोशन पे सवाल। एक सैटेलाइट है, अर्थ के अबाउट घूम रही है, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस है, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ। बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√r³/gm। जब सैटेलाइट बहुत करीब है तो आपके सैटेलाइट का जो रेडियस होगा वो ऑलमोस्ट अर्थ के रेडियस के बराबर है, यहां पे रख दीजिए। तो टाइम पीरियड आ जाता है 2π√r³/gm। अब यहां पे gm को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं gm/r² को स्मॉल g, तो gm हो जाता है स्मॉल g r², यहाँ पे रख दीजिए, तो 2π√r/g। अब अगर आपको याद होगा, अच्छे से पढ़ाई याद होगी, तो इसकी वैल्यू भी याद होगी। कितनी है बताओ? 1.4 आवर्स के आसपास। तो ये सैटेलाइट 1.4 आवर्स 84 मिनट्स के आसपास ही रहता है टाइम, उतनी देर में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब बोल रहा है कि क्या कह रहा था? डेंसिटी ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट। देखो बेटा, मास ऑफ अर्थ है तो मास को लिखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी आएगा, कट तो नहीं रहा है, डेंसिटी आएगा, तो ये सही बात है। डेंसिटी ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट इज करेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज, ये बेटा RE है और यहाँ पे 2π है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2π√RE/g दिया था,
है ना, जो हमने निकाला वही दिया था। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज 2 पाई रूट आर ई बाई जी, जो कि सही बात है, वेर आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ये बिल्कुल सही बात है, जो हमने डिराइव किया वही तो आ गया। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द डे। 3 मास है, 200, 300, 400, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ 20, और बोला है इनको आपने अरेंज कर दिया। अब क्या किया, दे आर रीअरेंज्ड ऑन वर्टाइस ऑफ बिगर ट्रायंगल। 25 के ट्रायंगल पे रीअरेंज कर दिया है और पूछा है वर्क डन बताइए। क्या पूछा है आपसे, वर्क डन बताइए। तो बच्चों ऐसे सवालों को कैसे करते हैं समझना। वर्क डन को हम करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, ये हमेशा ध्यान रखना। वर्क डन को आप ऐसे बताते हो हर बार, वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल का वर्क डन। वर्क डन रिक्वायर्ड पूछा ना बेटा, तो एक्सटर्नल वर्क डन आपसे पूछा है। एक्सटर्नल वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आइए सॉल्व कर लेते सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो u जो होगा वो होगा माइनस जी m1 m2 बाय r, यस, इस पेयर का, फिर इस पेयर का, फिर इस पेयर का, ऐसे होगा 3 बार। तो देखो माइनस जी बाय आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1। तो ये कर लेते हैं पहले, माइनस जी बाय आर, दो क्या क्या थे बेटा मासेस, 200, 300, 400। आ जाओ जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 200 300 6, 1 2 3 4, 300 400 12, 1 2 3 4, 200 400 8, 1 2 3 4। ठीक है, यहां से ये एक 10 की पावर 4 भी बाहर ले लो, तो 6 प्लस 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20, 26 ये आ जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां पे देखो आर की जगह आपको लिखना है 20। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में सेम एक्सप्रेशन होगा, बस आर आपको 25 दिया था ना, हाँ, और ये 10 की पावर 4 इंटू 26। बस चलो आ जाओ माइनस करो, वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस जी बाय 25 10 की पावर 4 है ना इंटू 26, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करना है, तो g बाय g इंटू 10 की पावर 4 इंटू 26, 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 25। ठीक है, तो 25 माइनस 20 5, 5 अपॉन ये 4, तो ये 100 हो जाएगा आई थिंक, है ना। 25 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 25, तो 5 अपॉन 20 इंटू 25, 1 बाय 100 आ जाएगा ये। तो ये इफेक्टिवली आ गया g 10 की पावर 4 26 अपॉन 100, ये आंसर है बेटा। अब देखिए इसका क्या दिया है, g की वैल्यू लिए 6.7, तो 6.7 को आप 26 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका देखिए, ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपका क्या आएगा आंसर, ये आंसर अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन 3 से मैच कर रहा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, मैच कीजिएगा आंसर को, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन, कितना सीखने को मिला, और
कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। मिलेंगे हम अगले सेशन में, अगले अटेम्प्ट में पेपर फोड़ के आना है। यस, बाय बाय, टेक केयर।